अगर आपने देखा होगा वो मैंने आपको सेंड किया था, तो हमने पिछली बार पढ़ा था इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या पढ़ा था हमने? मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस और आईओ। ठीक है, फिर मैंने बोला था हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में मतलब यहाँ पे आपका जो सिलेबस है ना, उसमें आपका मेमोरी रेफरेंस जो है वो अलग से आपको पूरा स्टडी करना है। उसमें सारे जो है ना ये ऑपरेशन जो एंड वगैरह पढ़ा था उस दिन, वही देखने हैं कैसे काम करते हैं। एंड दूसरा है वो है ना, ये क्या क्या पढ़ा था? एंड, फिर पढ़ा था ऐड। ठीक है, ऐड के बाद क्या पढ़ा था दूसरा? एलडीए, लोड मेमोरी वर्ड टू एक्यूमुलेटर, याद है? एसटीए, बीयूएन, ब्रांच अनकंडीशनली, याद है? तो वही चीजें हमें डिटेल में डिस्कस करनी है। अगर आप यहां पे देखोगे, ये जो है ना इंस्ट्रक्शन सेट, यही हम पढ़ रहे थे ना परसों। अभी हम इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमें यहाँ पे दिया है मेमोरी रेफरेंस, है ना? ये हम इसके बाद पढ़ेंगे, मतलब ये आज नहीं पढ़ेंगे। फिलहाल हम पहले मेमोरी रेफरेंस आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेमोरी रेफरेंस को हम पहले देखते हैं। मेमोरी रेफरेंस में मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो है, ये जो है, ये किस लिए होता है? मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? ये किस लिए हमें यूज होता है? मेमोरी रेफरेंस मैंने परसों भी बोला, याद है आप लोगों को? इनडायरेक्ट बिट और डायरेक्ट बिट मैंने बोला था। आई का वैल्यू जब 0 होगा तो डायरेक्ट, आई का वैल्यू जब 1 होगा तो इनडायरेक्ट, याद है? तो छोड़ो अभी वो आप उसमें पुराने वीडियो में देख लेना। फिलहाल मैं बोलूंगा आपको, जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है ये यूजफुल है। किस लिए यूजफुल? इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स विच आर लोकेटेड इन मेन मेमोरी। मैंने बोला था ना, मेन मेमोरी जो होती है उसमें अगर ऑपरेंड्स होंगे, उन पे, जो मेन मेमोरी में ऑपरेंड्स होंगे आपके, तो उन पे ऑपरेशंस करने के लिए हम क्या करते हैं? मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। यूजफुल इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स विच आर लोकेटेड इन, ये मेन मेमोरी है। क्या है? फिर मैंने बोला था मेन मेमोरी एक बड़ा सा कमरा, मैंने एग्जांपल दी थी आपको, बड़ा सा मकान है। और दूसरा क्या है? रजिस्टर्स, है ना? तो रजिस्टर्स किस लिए हमें होते हैं? अगर आपको याद होगा, रजिस्टर्स मैंने बोला था ये यहां पे भी स्टोर रहता है, ये ऑपरेंड यहां पे भी स्टोर रहता है। रजिस्टर्स की वजह से क्या होता है, इसके लिए अलग से रजिस्टर होगा। ठीक है, तो रजिस्टर्स की वजह से, या एक ही रजिस्टर होगा इसमें, पहले ये जाएगा रजिस्टर में, फिर ये आएगा रजिस्टर में। ठीक है, मुख्तलिफ रजिस्टर्स होते हैं, जैसे प्रोग्राम काउंटर है आपका, दूसरा कौन है? एक्यूमुलेटर है आपका। मुख्तलिफ रजिस्टर्स जो हमने पुराने लेक्चर्स में डिस्कस ऑलरेडी किए थे, लेकिन अभी हम रजिस्टर्स पे नहीं आएंगे। अभी मेमोरी रेफरेंस हम पढ़ते हैं, तो मेन मेमोरी में ही अगर ऑपरेंड्स होंगे, उन पे अगर ऑपरेशन करना होगा, तो हमें कौन सा यूज होता है? मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में मैंने परसों एक और चीज बोली थी आपको, जो आपका ऐसे होता है। कितने बिट्स का होता है ये? शाबाश, 16 बिट्स का। पहले 12 बिट्स जो होते हैं, 0 to 11 हो गए पहले 12 बिट्स। ये किस लिए होते हैं हमारे पास? शाबाश, ये हमारे एड्रेस, यानी कि AR। ठीक है, एड्रेस रजिस्टर होता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम एड्रेस स्टोर करते हैं। फिर क्या होता है यहाँ पे होता है आई का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट बिट है या डायरेक्ट बिट है? ठीक है, वो याद अगर होगा आपको, तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे 15। यहाँ पे क्या होता है? ऑप कोड, है ना? ऑप कोड जो है, ये कितने बिट्स का था हमारे पास? था ना 3 बिट्स का, याद है? 0 to 7 होता है ना, लेकिन हम 0 to 7 का वैल्यू क्या है? 111। हम 111 इसमें यूज नहीं करते थे, याद अगर होगा आपको। हम करते थे लास्ट में, क्या यूज करते थे हम? 6 का वैल्यू 110। ये जो 111 है ना, ये किस में हम यूज करते थे फिर? रजिस्टर रेफरेंस और आईओ रेफरेंस, जो कि हम बाद में देखेंगे, और पुराने वीडियोस में आपका वो कवर्ड है। आप अगर उसको देखोगे तो वो आपको वहां पे मिलेगा। मैंने उस टाइम बताया था, ये 111 जो है ना, ये हम रजिस्टर रेफरेंस और आईओ रेफरेंस में, इंस्ट्रक्शंस में यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा मेमोरी रेफरेंस है, इसमें 0 to मतलब 6, ठीक है, 0 to 6, यानी कि 000 to 110 तक हम यूज करते हैं। जिनकी मतलब 000 का मतलब क्या था? एंड ऑपरेशन, अगर याद होगा, एंड ऑपरेशन था ना। 001 का मतलब क्या था? एड ऑपरेशन।
इसी तरह LDA, इसी तरह लोड वगैरह जो भी, मतलब STA और क्या था हमारे पास, BUN, ठीक है, जो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या है, ये 3 बिट्स का क्या होता है यहाँ पे, ये जो है ना यहाँ पे, ये 3 बिट्स का होता है यहाँ पे ऑप कोड। क्या होता है? ऑप कोड, जो हम स्टोर रखते हैं डिकोडर्स की वजह से। हमें डिकोडर्स की वजह से ही पता चलता है कि कौन सा ऑप कोड है, कौन सा ऑपरेशन करना है। तो ये स्टोर रहते हैं डिकोडर 0 से लेके डिकोडर 7 में। मतलब अब डिकोडर 7 हम यहाँ पे यूज नहीं करते, डिकोडर 6 यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 0 to 6 ही हमें चलना होता है, ठीक है। तो ये रहता है स्टोर हमें हमारे पास 3x8। अगर हमने डिकोडर आप लोगों ने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, जब हम क्लास जाते थे लॉकडाउन से पहले, तो ये 3x8 डिकोडर यहाँ पे यूज होता है। क्यों होता है 3x8 डिकोडर? 3x8 क्योंकि ये 3 बिट्स का डेटा होता है, इसीलिए यहाँ पे है 3। तो 3 अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कितनी कॉम्बिनेशंस बनती है, 2⁻3, वो कितना होता है वैल्यू, 8, इसीलिए यहाँ पे है 8, 3x8 डिकोडर। क्या 3x8 डिकोडर? तो अब मुझे वो ये चीज यहाँ पे नहीं बोलनी है, ये जस्ट थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड दे रहा था, क्योंकि हम अभी अब ऑपरेशंस पे डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन क्या है हमारे पास, एंड ऑपरेशन, ठीक है, शाबाश। एंड ऑपरेशन जब होता है तो हमारे पास डिकोडर कौन सा सिलेक्ट होता है, मतलब हमारे पास क्या वैल्यू होता है ऑप कोड का, 000, ठीक है। तो 000 समझ आ रहा है ना, मतलब ऑप कोड का वैल्यू होता है ना, यहाँ पे एड्रेस AR है, यहाँ पे ऑप कोड है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट बिट है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बिट है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0। एंड के लिए क्या वैल्यू होता है ना 0, शाबाश। तो 0 के टाइम कौन सा डिकोडर सिलेक्ट होगा, D0, ठीक है, D0। अब मैं यहाँ पे एक टाइमिंग सिग्नल लेता हूं। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे ये टाइमिंग सिग्नल है क्या। मैं टाइमिंग सिग्नल 4 लेता हूं। अब आप बोलोगे सर टाइमिंग सिग्नल 4 क्यों आपने ले ली, टाइमिंग सिग्नल 1, 2 और 3 का क्या करना है। टाइमिंग सिग्नल मतलब मुख्तलिफ टाइम पे। अभी अगर हम D0 पे आते हैं, मतलब 0 जब एंड ऑपरेशन करना होता है, तो टाइमिंग सिग्नल कुछ टाइम होना चाहिए ना उसके लिए, कोई ऑपरेशन करने के लिए कोई टाइम होगा ना। तो टाइमिंग सिग्नल 4 पे हम डायरेक्टली आ गई। फर्स्ट 3 टाइमिंग सिग्नल्स क्या करना है, देखो क्या करना है। टाइमिंग सिग्नल जो आपके पास क्या रहता है, T1, T2 और T3 रहते हैं ना 3। मैंने लेकिन 4th से स्टार्ट किया ना। तो ये 3 टाइमिंग सिग्नल किस लिए यूज होते हैं, ये आपका करता है फैच के बाद करता है डिकोड। ये चीजें जो है ना, फैच डिकोड, ये हम इंस्ट्रक्शन साइकिल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये दिमाग में रखो कि ये क्या क्या करता है, डिकोड एंड डिटरमाइन द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब ये 3 टाइमिंग सिग्नल जो है ना, मतलब आप कोई काम करते हो, सपोज आपको जाना है गांधरबल टू लाल चौक, तो आपको ये काम पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स पे होगा, ठीक है। आप घर से 9 बजे निकलोगे, ये T1 है ना। तो बस में आप चढ़ोगे 9:30 बजे, ये T2 है आपका। समझ आई बात। तो फर्स्ट जो है ना टाइमिंग सिग्नल्स, ये हम इसके लिए रखते हैं, फैच करने के लिए। मतलब किस चीज को फैच करना है, डेटा को, है ना, ऑपरेंड्स को फैच करना है ना। डिकोड मतलब ये डिकोड मतलब प्लस करना है कि माइनस करना है, या व्हाट ऑपरेशन यू हैव टू डू। तो वो किस में आता है, मतलब डिकोडर की वजह से, मतलब डिकोड करता है उसको। आपको ऐड करना है, आप मतलब आपका यहाँ पे एंड हुआ ना सिलेक्ट, ये किसकी वजह से हुआ है, डिकोड ऑपरेशन की वजह से। फिर डिटरमाइन द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब आपको क्या करना है, ऐड करना है, मतलब ऐड करना है या व्हाटएवर कोई भी इंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो फिलहाल आप याद रखो फर्स्ट 3 टाइमिंग सिग्नल्स जो है वो इन्हीं चीजों के साथ चली जाती है। लेकिन आपको कहां से स्टार्ट करना है, अब जब आपका डिकोडर ऑपरेशन 0, मतलब जब आपका एंड सिलेक्ट होता है, मतलब डिकोडर 0 सिलेक्ट होता है, किस टाइम सिग्नल पे, 4 पे, ठीक है। टाइमिंग सिग्नल 4 पे आपको डिकोडर 0 जब आपने सिलेक्ट किया, तो आपके पास क्या होता है, ठीक है। देखो एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है, मतलब एंड मीन्स वी हैव टू परफॉर्म एंड ऑपरेशन किस पे, एंड ऑपरेशन ऑन मेमोरी वर्ड,
मेमोरी, ये आपकी मेन मेमोरी है ना, तो यहाँ पे एक वर्ड होगा, यहाँ पे दूसरा वर्ड होगा जिन पे आपको ऑपरेशन करना है। एंड ऑपरेशन ऑन मेमोरी वर्ड, मेमोरी मेमोरी वर्ड, ठीक है, मेमोरी वर्ड एंड मेमोरी वर्ड आपको, आप कैसे ऐड करते हो इसको, कहां लाते हो आप, रजिस्टर में, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, एसी में लाते हो ना। तो मेमोरी वर्ड आपने इसमें ऐड कर दिया पहला, अब आपने ये ऐड कर दिया, तो अब आपको इसकी जरूरत मेन मेमोरी में नहीं है। अब आपको क्या करना है, मतलब एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसको इसके साथ क्या करना है, एंड करना है ना। तो इसीलिए मैंने लिखा एंड ऑपरेशन ऑन मेमोरी वर्ड, मतलब ये अभी आपका मेमोरी वर्ड ये है, मेमोरी वर्ड एंड एक्यूमुलेटर है ना। एक्यूमुलेटर में पुराना दूसरा है ना, ये वाला ऑपरेंड, ये वाला ऑपरेंड पहले ही आपने इसमें डाला। अब आप क्या कर रहे हो, इसके और इसके बीच में क्या करते हो आप, एंड ऑपरेशन, वही मैंने लिखा। ये क्या है आपका, ये एक्यूमुलेटर है, और ये क्या है आपका, मेमोरी वर्ड है ना। मेमोरी में कोई वर्ड है जिसको हम ऑपरेंड बोलते हैं, ठीक है। तो एंड ऑपरेशन ऑन मेमोरी वर्ड एंड एक्यूमुलेटर। लेकिन आप क्या इसको डायरेक्टली कर सकते हो, कर सकते हो आप डायरेक्टली। अगर आपको याद होगा, मैंने जब आपको बस सिस्टम पढ़ाया था, आप इसको डायरेक्टली नहीं कर पाते हो। आपको इसको जो आपका मेमोरी में ऊपर होता है ना, याद है आपको वो डायग्राम मैंने दिखाई थी ना, अभी मेरे पास सेव नहीं होगी वो, यहां पे देखो, मैं अभी नेट से निकालता हूं, रुको। देखो ये है ना, यही पिक्चर थी ना वो। ओ ये तो छोटी आ गई, ये तो बहुत छोटी आ गई। चलो अब देख लो, ये है ना आपके पास, ये है आपके पास मेन मेमोरी, जिस पे आपको क्या करना है, जिस पे आपको ऑपरेशन करना है। मतलब इसमें जो वर्ड होगा वो आपको किसके साथ ऐड करना है, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर आपका यहाँ पे है ना, दिख रहा है आपको, ये है ना ए आर, ये सॉरी ए आर नहीं, एसी, एसी होगा ना, ये है ना एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो आपको मेमोरी वर्ड का डेटा कहां से डालना है, आपको यहां से डालना है, बस पे डालना है, डालोगे ना बस पे, फिर आपको डेटा रजिस्टर की वजह से, फिर ये चला जाएगा डेटा रजिस्टर में। तो डेटा रजिस्टर की वजह से ये यहां पे जाएगा, और यहां से आके यहां पे जाएगा, और यहां पे आएगा इसमें, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ, मतलब ये डायरेक्टली ऐड नहीं होता है, पुराने लेक्चर में मैंने ये एक्सप्लेन पूरा किया था। तो ये डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, मेमोरी वर्ड और एक्यूमुलेटर को डायरेक्टली एंड नहीं, मतलब डायरेक्टली एंड नहीं कर सकते हम। तो हमें क्या करना है, हमें डेटा रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, डेटा रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। सो वी हैव टू ट्रांसफर द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी वर्ड इनटू डेटा रजिस्टर, ठीक है। जब हम इसको किस में डालेंगे, डेटा रजिस्टर में, ठीक है। तो ये चीज कैसे काम करती है, मतलब आप किसी चीज को डालते हो डेटा रजिस्टर में, मतलब आपने क्लॉक पल्स पढ़ा था ना, ये क्लॉक पल्स की वजह से चलता है। मतलब क्लॉक पल्स क्या, मतलब ये इंस्ट्रक्शन होती है कि आपको ये काम करना है इस टाइम सिग्नल पे। तो ये क्लॉक पल्स की वजह से, मतलब डेटा रजिस्टर में जब डेटा आपका जाएगा, तो एंड ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड ऑन, अब एंड ऑपरेशन डेटा रजिस्टर पे होगा, और किस पे होगा, एक्यूमुलेटर पे होगा। ये है ना आपका एक्यूमुलेटर, इन दोनों पे। अब क्योंकि एक्यूमुलेटर का डायरेक्टली इसके साथ
एंड ऑपरेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बस का मतलब बस पे चला जाता है ना, बस पे चला जाता है डेटा। हम डायरेक्टली मतलब मेमोरी को इसके साथ एंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पुराने वीडियो में भी बोला था कि हम इसका डेटा जो है बस पे डालते हैं। बस पे डालने के बाद हमें डेटा रजिस्टर में इसका यूज, हम डेटा रजिस्टर का यूज करते हैं किस लिए? ताकि हम डेटा रजिस्टर, ये है ना यहां से लाइन, ये जाती है ना एज इनपुट, किसके लिए? इसके लिए, एक्यूमुलेटर के लिए। तो हम डेटा रजिस्टर की वजह से एंड ऑपरेशन कर पाते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास? एंड ऑपरेशन। तो अभी आपके पास D0 और टाइमिंग सिग्नल 4 है ना? T4 पे, अब अभी आप T4 पे हो। T1, T2, T3 किस लिए यूज होता है? फैच, डिकोड एंड डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो वी हैव टू यूज T4। तो इस टाइम पे क्या होगा? देखो, एंड ऑपरेशन में क्या हो जाता है, जब आपका ये होगा, डिकोडर 0 होगा और T4 होगा, तो आपको डेटा रजिस्टर जो है ना, डेटा रजिस्टर में क्या चला जाएगा? डेटा रजिस्टर में क्या चला जाएगा? मेन मेमोरी में जो आपका डेटा होगा, मतलब मेन मेमोरी में जो आपका ऑपरेंड होगा, वर्ड होगा, ठीक है, मेमोरी वर्ड। तो मेन मेमोरी हम ऐसे लिखते हैं, M ऑफ AR, ठीक है। AR क्या होता है? एड्रेस रजिस्टर। ऐसे मैं अभी बना रहा था ना, ये फर्स्ट 12 बिट्स जो होते हैं ना, 0 to, यही होता है AR। इसी में होता है एड्रेस, फिर होता है ऑप कोड, फिर होता है I, ठीक है। तो ये AR में जो एड्रेस है, मतलब वो होल्ड करता है ना उस वर्ड को मेन मेमोरी में। ये मेन मेमोरी है, तो उसका एड्रेस जो है वो किस में है? इसमें है ना सेव। तो वही एड्रेस का जो डेटा है वो किस में चला जाएगा? DR में। सिंपल सी बात है, इसमें चला जाएगा। मतलब मेन मेमोरी का वर्ड जो है वो डायरेक्टली हम नहीं डाल सकते हैं, मतलब एक्यूमुलेटर के साथ ऐड नहीं कर सकते उसका, तो हम उसको क्या करते हैं? डेटा रजिस्टर में डालते हैं। M ऑफ AR, M ऑफ AR क्या है? मेन मेमोरी में जो आपका कंटेंट होगा, कंटेंट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो इसी टाइम क्या होता है? आपका सीक्वेंस काउंटर होता है यहाँ पे, सीक्वेंस काउंटर। और एक मतलब यहाँ पे सीक्वेंस काउंटर मैंने पहले भी बोला था, ये ऐड करने के लिए। हम देखते हैं कितने काउंट करने के लिए। देखो, एक तो कोई ऑपरेशन, मतलब ये ऑपरेशन चलने के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक तो क्लॉक प्लस होना चाहिए, क्लॉक पल्स, CLK, क्लॉक पल्स होना चाहिए। क्लॉक पल्स मतलब एक किस्म की सिग्नल, आपको ये काम करना है, ठीक है। और होना चाहिए इंक्रीमेंट इसके बाद, जब ये होगा तो फिर इंक्रीमेंट भी होनी चाहिए, INC, या INC कह लो, या INR भी कह सकते हो आप, इंक्रीमेंट। और होगा इसके बाद, जब कोई चीज होती है, कोई टास्क होता है, फिर क्लियर भी होना चाहिए ना हमारा रजिस्टर, CLR, ठीक है। ये 3 ऑपरेशन होंगे। अभी मैं बोलता हूं किस लिए होंगे। ये क्या है हमारे पास? सीक्वेंस काउंटर। सीक्वेंस काउंटर ऑपरेशन क्या हो गया? पहले ये याद रहा ना, पहला ऑपरेशन ये है। और सीक्वेंस काउंटर में क्या क्या होता है? क्लॉक पल्स होता है, इंक्रीमेंट होता है और क्लियर होता है। देखो अब, when these inputs of sequence counter are enabled, we will get next timing signal to perform operations। जब आपके पास ये और ये सिग्नल, क्लियर को छोड़ो, अभी क्लियर नहीं करना है, पहले हमारे पास क्लॉक पल्स आएगा ना, मतलब आपको कोई काम करना है, और इंक्रीमेंट भी करनी है, ठीक है। ये दोनों चीजें होंगी ना, तब क्या होगा हमारे पास? देखो, जब हमारे पास क्लॉक पल्स जनरेट होगी, टाइम मत रहेगा अब T4, टाइम क्या हो जाएगा अब? T5 हो जाएगा ना। मतलब नेक्स्ट कोई काम करना है तो उसके लिए कोई टाइम होगा ना नया, तो डिकोडर वही होगा, मतलब ऐड ऑपरेशन है ना, एंड ऑपरेशन, सॉरी, एंड ही करना है, तो डिकोडर D0 ही होगा। अब इस स्टेट से ये इस स्टेट पे आ गया, वही ऑपरेशन, लेकिन टाइम सिग्नल क्या है अभी? 5। क्यों? क्योंकि हमारा क्लॉक पल्स यहां पे जनरेट हो गया। क्या हो गया? क्लॉक पल्स जनरेट हो गया, जिसकी वजह से टाइमिंग सिग्नल क्या बन गई? 5, ठीक है। तो क्लॉक पल्स क्या होता है? मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम आ गया नया, उस पे कोई नया काम, आपको इंस्ट्रक्शन है, कोई नया काम करना है उस पे आपको। तो क्या करना है हमें इस टाइम पे हमें क्या करना है, ठीक है। क्या करना था हमें? असली ऑपरेशन, जो आपका मेन मेमोरी में डेटा है उसको क्या करना था? एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करना था ना। हमने उसको किस में अभी ऐड किया? डेटा रजिस्टर में, क्योंकि हम डायरेक्टली एक्यूमुलेटर के साथ उसको ऐड नहीं कर सकते थे। अब हमारा डेटा किस में है? एक्यूमुलेटर में, ये ना डेटा रजिस्टर में है ना। तो अब क्या करेंगे हम? यहां पे हम क्या करेंगे?
डेटा रजिस्टर को हम एंड ऑपरेशन करेंगे। अब कर सकते हैं हम एंड ऑपरेशन हम ऐसे डिनोट करते हैं, याद है बूलियन अलजेब्रा में पढ़ा था ना एंड ऑपरेशन ऐसे। चलो ठीक है, यहां पे हम किसके साथ इसको एंड करेंगे, अब बोलो, करेंगे ना एक्यूमुलेटर। तो रिजल्ट किसमें सेव रहेगा, देखो ये मेरे पास एक्यूमुलेटर है, क्या है, और मेरा डेटा पहले था मेन मेमोरी में, वो मेन मेमोरी से कहां चला गया, डेटा रजिस्टर में। अब डेटा रजिस्टर को किस में ऐड करना है, तो रिजल्ट किस में सेव होगा, नया होगा ना इसमें एक्यूमुलेटर में ही। डेटा किसना या ऐड, ये इसको ऐड हो जाएगा ना। मान लो आपके एक्यूमुलेटर में है 2 और नया वर्ड जो है मेमोरी में वो 3 है ना। मेमोरी का वो 3 किस में डालते हो आप, डीआर में। इस 3 को इस डीआर के साथ आप क्या करते हो, एंड, ठीक है, मतलब सॉरी इस डीआर में डालते हो। अब इस डीआर को इसके साथ आप एंड करते हो, मतलब ये 2 एंड 3 होगा। अब किस में होगा, एक्यूमुलेटर में होगा ना फाइनल रिजल्ट आपका, समझ आया, ठीक है। तो इसको किस में डालेंगे, एरो का मतलब है किस में डालेंगे, किस में डालेंगे, एक्यूमुलेटर में ही, है ना। सीधी सी बात है, एक्यूमुलेटर को डेटा रजिस्टर एंड करो और डालो किसमें, एक्यूमुलेटर में, समझ आया। तो ये था आपका पहला ऑपरेशन, ठीक है, एंड ऑपरेशन। इसके बाद क्या करना है जरा बोलो, हमने सीक्वेंस काउंटर में क्या क्या यूज किया, क्लॉक पल्स और इंक्रीमेंट की ना, इंक्रीमेंट, क्लॉक पल्स और इंक्रीमेंट, क्लॉक सिग्नल जनरेट हो गई और टाइमिंग की हमने इंक्रीमेंट की, यहां पे किया ना। लेकिन अब हमें क्लियर करना है, ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद हमें क्लियर करना है इस पल्स को, क्या करना है, क्लियर। तो हम यहां पे सीक्वेंस काउंटर को पहले 2 ऑपरेशन जो है ना, क्लॉक और CLK और INR, इन 2 के साथ नहीं करेंगे हम, इसको अभी क्लियर चलाते हैं। क्या क्लियर किया, तो अब क्लियर हो गया, हमारा ऑपरेशन एक्यूमुलेटर में सेव हो गया, तो बाकी डेटा क्या हो गया, क्लियर, समझ आया। चलो ठीक है, अब ये हो गया। अब दूसरा ऑपरेशन क्या है हमारे पास, दूसरा ऑपरेशन है हमारे पास, शाबाश। अभी यहां पे क्या हो गया, अभी हमने यहां पे क्या करना है, सीक्वेंस काउंटर को क्या करना है, क्लियर जब हमने किया तो उसमें आ जाएगा 0, 0 का मतलब है क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पे आते हैं दूसरा ऑपरेशन जो है, अब आप इसको सिंपली याद रखो ऐसे, देखो अब आप ऐसे याद रखो इसको, पहला जो है वो एंड है ना। एंड के टाइम क्या होता है, पहले D0 और T4 है ना, टाइमिंग सिग्नल 4, 1 2 और 3 किसके साथ हमें होती है, फेच, डिकोड और डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, D0 और T4 पे आपका, D0 और T4 पे आपका डेटा रजिस्टर में जाएगा, मेमोरी में जो ये होगा, ठीक है, डेटा। इसी के साथ क्या होगा, आपका सीक्वेंस काउंटर जो है SC में आपका क्लॉक चलेगा और चलेगा इंक्रीमेंट, क्या चलेगा, ये 2 चलेंगे, लेकिन वो नहीं चलेगा अभी, कौन सा, क्लियर नहीं चलेगा अभी, ठीक है। तो यहां पे अब आ जाएगा D0 और टाइमिंग सिग्नल 5। इस टाइम पे क्या होगा, DR और एक्यूमुलेटर का आपस में क्या हो जाएगा, और वो चला जाएगा एक्यूमुलेटर में, क्या चला जाएगा, AC एंड DR, AC एंड DR। AC एंड DR। तो इस टाइम पे अब हमें सीक्वेंस काउंटर को क्या करना है, क्लियर। तो दैट मीन्स सीक्वेंस जो है आपका उसमें डालो 0, ठीक है, क्लियर। अब आपका दूसरा ऑपरेशन है इसमें, वो है ऐड, क्या है, वो है ऐड, क्या है, ऐड ऑपरेशन। ऐड समझ में आया ना, अब ऐड है,
ऐड के टाइम भी ऐसे ही। अब मत ऐड के टाइम D0 होगा, उस टाइम पे कौन सा डिकोडर होगा? देखो इस टाइम पे कौन सा डिकोडर था? D0, मतलब 000। अब डिकोडर क्या होगा? डिकोडर का वैल्यू क्या होगा? 001। तो उसका मतलब क्या है? 1 है ना। D1 इस टाइम पे भी हम किस टाइम सिग्नल को चूज करते हैं? T4। क्यों? क्योंकि T1, T2, T3 सेम वैसे ही फैच, डिकोड और डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे D1 और T4 टाइम सिग्नल पे जब देखते हैं ऐड ऑपरेशन के टाइम, पहला था एंड, अब हम ऐड पे आ रहे हैं। तो वही करना है हमें। क्या करना है? हमारे पास जो इस टाइम क्या होगा? मेन मेमोरी में दो वर्ड्स होंगे, उनको मतलब दो नंबर्स होंगे, उनको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। होगा ना? मेन मेमोरी में दो चीजें होंगी, उनको ऐड करना होगा। तो वो पता है आपको, वो डायरेक्टली नहीं होगा। मेन मेमोरी का जो कंटेंट है वो हम डायरेक्टली बस के जरिए कहां लाते हैं? डेटा रजिस्टर में। समझ आया? जैसे अभी किया था हमने, यहां पे लाया था ना वो डेटा रजिस्टर में, ऐसे ही यहां पे भी करना है। डेटा रजिस्टर में आपको लाना है जो आपका मेन मेमोरी में जो कंटेंट होगा। ठीक है? तो इस टाइम क्या होगा? इस टाइम वही सीक्वेंस काउंटर के एक तो क्लॉक चलेगा आपका, और क्लॉक और इंक्रीमेंट। ठीक है? तो अब नेक्स्ट टाइम सिग्नल क्या होगा आपका? D1 और T5। इस टाइम आपको क्या करना है? आपको एक्यूमुलेटर के साथ क्या करना है? वही सेम जैसे यहां पे किया था ना, लेकिन एक चीज डिफरेंस है ये, पहले आपने एंड ऑपरेशन किया, अभी आपको क्या करना है? ऐड करना है। मतलब आपको प्लस करना है। किसको? DR में जो अभी आपने डाला, ये DR को किसके साथ? एक्यूमुलेटर के साथ। और रिजल्ट किस में सेव करना है? एक्यूमुलेटर में। समझ आया? लेकिन यहां पे एक चीज और है, ऐड करने के टाइम हमारे पास कैरी भी आ सकता है ना। कैरी तो अब रोज रोज हम सुनते ही है, वो किस फ्लिप फ्लॉप में रहता है? ई में, है ना। तो अगर कुछ कैरी आ गया, COUT, अगर आपका कैरी आता है वो किस में आता है? ई फ्लिप फ्लॉप में सेव रखते हैं हम। इसको कामा करके आप ऐसे ही लिखोगे, ई में डालो कैरी। ठीक है? और फिर लास्ट में क्या करना है आपको? यहां पे आपने क्लॉक पल्स और ये इंक्रीमेंट चलाया था, इसमें और एक होता है ना क्या? क्लियर। तो आपको यहां पे क्लियर करना पड़ेगा किसको? सीक्वेंस काउंटर को करना पड़ेगा ना। आपको यहां पे सीक्वेंस काउंटर को क्लियर करना पड़ेगा। मतलब सीक्वेंस काउंटर में डालो 0। ठीक है? इजी है। चलो ये दूसरा ऑपरेशन था। चलो अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे ऑपरेशन में आपको क्या करना है? LDA, लोड मेमोरी वर्ड टू एक्यूमुलेटर। आपके पास मेमोरी में कोई वर्ड होगा, ये आपके पास मेमोरी है, यहां पे कोई वर्ड होगा, इसको किस में लोड करना है? एक्यूमुलेटर में। हम करते हैं ना ऐड, अगर ऐड चॉइस करूं या हमारे पास ऐड करना होगा, कोई भी ऑपरेशन करना होगा, हम करते हैं ना पहले यही, हम इसको उठाते हैं और किस में डालते हैं? जैसे हमने यहां पे भी किया था, जैसे हम यहां पे एक्यूमुलेटर्स के साथ इसको ऐड करते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी एक्यूमुलेटर में कुछ रखा होगा ना। वही कैसे रखते हैं हम? वो हम ऐसे रखते हैं, हम मेमोरी में से उठा के उसको किस में रखते हैं? एक्यूमुलेटर। उसी को हम बोलते हैं लोड, शाबाश, लोड मेमोरी वर्ड टू एक्यूमुलेटर। तो लोड मेमोरी वर्ड टू एक्यूमुलेटर को कैसे करना है? अगर मेमोरी पहले यहां पे भी वही मेमोरी वर्ड टू एक्यूमुलेटर, अगर आप बस पे देखोगे ना, बस जो आपका बस है ना, यहां पे ये है ना आपका बस ये है, ये लाइन है ना, ये बस है, ये है ना मेमोरी वर्ड। यहां पे मेमोरी वर्ड टू एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर कहां पे है? ये। तो यहां पे मत आप डायरेक्टली जा सकते हो, आपको किसके थ्रू जाना है? पहले भी बोला मैंने, DR, डेटा रजिस्टर के थ्रू जाना है ना। आपको डेटा रजिस्टर के थ्रू जाना पड़ेगा यहां पे।
तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेम वही करना पड़ेगा आपको जो ऊपर किया। यहाँ पे क्या होगा, डिकोडर यहाँ पे था 1 था ना, यहाँ पे क्या होगा D2, और टाइमिंग सिग्नल वही 4, क्योंकि टाइमिंग सिग्नल 1, 2 एंड 3 किस लिए हमें यूज होती है, फैच, डिकोड एंड डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले वही चीज करनी है। फिर से डीआर में क्या डालो, डीआर में डालो मेमोरी में जो आपका वैल्यू है, कंटेंट ऑफ द मेमोरी, ठीक है। और D2 और T5 जब नेक्स्ट टाइमिंग सिग्नल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लॉक और इंक्रीमेंट चलेगा ना, तो इस टाइम पे क्या करना है आपको, एक्यूमुलेटर में आपको क्या डालना है, जरा बोलो क्या डालना है एक्यूमुलेटर में। हमारे पास क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, लोड डेटा टू एक्यूमुलेटर था ना, लोड मेमोरी वर्ड टू एक्यूमुलेटर। हमें ये मेमोरी वर्ड डालना था किसमें, किसमें डालना था, एक्यूमुलेटर में। लेकिन वो किसकी वजह से, मेमोरी के साथ मत कनेक्ट होता है डायरेक्टली एक्यूमुलेटर, वो किसके थ्रू कनेक्ट होता है, बस के थ्रू। बस के थ्रू हम क्या करते हैं, पहले उसको डेटा रजिस्टर में डालते हैं, वो डाला ना मैंने यहाँ पे। तो डेटा रजिस्टर, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, असली हमें क्या करना है, हमें एक्यूमुलेटर में क्या डालना है, मेमोरी वर्ड को एक्यूमुलेटर में डालना है, सिंपल। मतलब जो यहां पे है इसको एक्यूमुलेटर में डालना है, लेकिन आपने पहले उसको डाला डीआर में। अब आपको डीआर का वैल्यू इसमें डालना है, क्योंकि आपके पास डीआर में वही वर्ड है ना, है ना। तो आपको यहां पे डीआर में जो आपको यहां पे है उसको डालना है एक्यूमुलेटर में। आई बात समझ, डीआर में डालो एक्यूमुलेटर में, ठीक है। किस टाइम सिग्नल पे, T5, सिंपल, समझ आया। तो उसके बाद क्या करना है, सीक्वेंस काउंटर को करना है 0, मतलब आपको क्लियर सिग्नल देनी है इसको। सीक्वेंस काउंटर में आपका जो वो क्लियर है ना, CLR, वो चलाना है यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है। इसके बाद आपको LDA भी हो गया। अब आपका STA का मतलब क्या है, स्टोर एक्यूमुलेटर इनटू मेमोरी। जो आपके पास एक्यूमुलेटर में डेटा है, कभी कभी उसको हमें मेमोरी में वापस डालना पड़ता है। देखो क्या, यहां पे है ना एक्यूमुलेटर, इसका आउटपुट जो है ना, हमें ये किस में चाहिए, मेमोरी में चाहिए। तो यहां से आएगा तो यहां में जाएगा, ठीक है। यह है ना मेमोरी आपके ऊपर, ये मेमोरी है ऊपर, ठीक है। तो हमें अब इसका ऑटोमेटिसिस करा, पहले हम ये करते थे, मेमोरी का डाल रहे थे इसमें थ्रू डीआर, डाल रहे थे ना डेटा रजिस्टर के थ्रू। अब हमें उल्टा करना है, अब हमें एक्यूमुलेटर का डेटा जो है वो डालना है मेमोरी में। लेकिन आप देखो मेमोरी में मैंने पहले ही बोला था, मेमोरी के कितने ऑपरेशन है, इसमें है 3, है ना, लोड है ना, यहाँ पे लोड, ठीक है, क्लियर और ये INR है ना। लेकिन मेमोरी के क्या क्या ऑपरेशन है, रीड और राइट, है ना। या तो हम मेमोरी से रीड कर सकते हैं या मेमोरी पे हम लिख सकते हैं, है ना। लेकिन लोड नहीं है, मत है। तो एक्यूमुलेटर का डेटा हम लोड कर सकते हैं। देखो अब क्या करेंगे, यहां पे हमें अब एक्यूमुलेटर का ही, मेमोरी बस के ऊपर है ना, यहां पे आपका एक्यूमुलेटर है। पहले हम इसका वैल्यू बस के थ्रू यहां पे डीआर में डालते थे, और डीआर फिर यहां से ऐसे जाता था मेमोरी इसमें, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। अब हमें एक्यूमुलेटर का डेटा जो है वो डालना है किसमें, मेमोरी में, ठीक है। लेकिन मेमोरी में यहां पे लोड ऑपरेशन नहीं होता है, यहां पे होता है रीड और यहां पे होता है राइट। अगर आपको याद होगा पुराने लेक्चर में, मेमोरी के 2 ही ऑपरेशन होते हैं, रीड और राइट। तो कैसे करोगे आप, देखो क्या करेंगे, हम डालेंगे यहां पे, जब आपका यहां पे कौन सा आपका डिकोडर होगा, D3, किस टाइम सिग्नल पे, T4, क्योंकि फर्स्ट 3 टाइम सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर फैच, डिकोड एंड लोड, ठीक है, फैच, डिकोड और डिटरमाइन द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहां पे आते हैं, सबसे पहले हम डालते हैं आपका जो एक्यूमुलेटर का डेटा है, एक्यूमुलेटर का डेटा आपको डालना है डायरेक्टली किसमें, M ऑफ AR, मतलब ये डायरेक्टली डालते हैं हम किसमें, इसको हम डायरेक्टली डाल सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली डाल सकते हैं, वो हाँ, यहां से है ना डायरेक्टली डाल सकते हैं, ठीक है, यहां से हम डायरेक्टली डाल सकते हैं। एक्यूमुलेटर का डेटा जो है वो डायरेक्टली बस के थ्रू यहां से जाके यहां पे आएगा, ये डायरेक्टली जाता है, इसको हमें डेटा रजिस्टर की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे,
ठीक। तो यहां पे हमें T4 को T5 बनाने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही क्लॉक सिग्नल चलेगा यहाँ पे। हमें मत, ये डायरेक्टली जाता है ना, हमें मत डेटा रजिस्टर की जरूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है सीक्वेंस काउंटर आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पर 0। ठीक है, चलो ठीक है, ये था आपके पास कौन सा ऑपरेशन, 4th। अब आपके पास 5th ऑपरेशन है। ठीक है, 5th ऑपरेशन क्या है, BUN, ब्रांच अनकंडीशनली। वो क्या होता है ब्रांच अनकंडीशनली? अगर आपने प्रोग्रामिंग में देखा होगा, हम इफ या वो लूप्स लगाते थे, है ना, या हम फंक्शन कॉल करते थे, याद है? तो फंक्शन कॉल का मतलब है, अगर आप यहाँ पे आप करते थे ना प्रोग्राम में, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते थे ऐसे, यहाँ पे आप फंक्शन कॉल करते थे, फंक्शन कहीं नीचे लिखी होती है, तो ये इसको क्या बोलता है, बीच में और भी लाइनें लिखी होती है, लेकिन ये यहाँ से जंप करता है कहाँ पे, इस फंक्शन डेफिनेशन पे। फंक्शन डेफिनेशन अगर आपको पता होगा तो वही, मतलब यहाँ पे सम फंक्शन है और यहाँ पे सम फंक्शन की डेफिनेशन है, तो ये इश्तरवा इमलाइन थी, ये इन लाइन उसको वहीं पे छोड़ता है और कहाँ चला जाता है, इसके एड्रेस पे। समझ आई बात? तो यही इसी का मतलब है ब्रांच अनकंडीशनली, कोई कंडीशन ना देखो और ब्रांच लगाओ यहाँ पे, इस एड्रेस पे जाओ। ठीक है, फिर यहां से इसको रिटर्न भी होना पड़ता है, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी ना पूरी, तो इसको वापस कहां पे, यहां पे रिटर्न होना पड़ता है। ठीक है, फंक्शन जब परफॉर्म होगी सम फंक्शन, तो इसको वापस इन लाइन उसको वापस एग्जीक्यूट करना है बाद में, इसीलिए इसको वापस पहुंचना पड़ता है। तो देखो, अब देखो, सपोज यहां पे मैं बनाऊंगा ऐसे, आपका प्रोग्राम सपोज ऐसे चलता है, पहले यहां पे आपका एक वर्ड है मेमोरी में, सपोज इसका एड्रेस है 10, फिर 10 के बाद क्या आएगा, इसका एड्रेस है 11। ये पहली इंस्ट्रक्शन है, सपोज ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है, ये है आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, हाँ, आप क्या बोलते हो इसको, यहां पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये अच्छे से देखना, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो यहां पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी ना इसके बाद, लेकिन हमें ये वहीं पर छोड़नी है, क्योंकि फंक्शन कॉल यहां पे हो जाएगी। ठीक है, यहां पे फंक्शन कॉल हो जाएगी, फिर यहां पे इंस्ट्रक्शन होगी कोई, यहां पे दूसरी इंस्ट्रक्शन होगी, यहां पे दूसरी इंस्ट्रक्शन होगी कोई। ठीक है, अल्टीमेटली यहां पे होगा कोई एड्रेस, सपोज 100, यहां पे होगा 101 होगा ना। सपोज आपकी फंक्शन यहां पे लिखी है, कहां पे, यहां पे लिखी है 100 पे। ठीक है, देखो क्या होगा, यहां पे आपने फंक्शन कॉल की, क्या किया, इस लाइन में, यहां पे आपने इस एड्रेस पे आपने फंक्शन कॉल की, फंक्शन सपोज इस 100 एड्रेस पे है ना, तो यहां पे मैं लिखूंगा 100 पे आपको जाना है। ठीक है, 100 पे जब जाएगा, 100 पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये याद रखेगा, जब मैं इस फंक्शन को परफॉर्म करूंगा, मुझे इस 11 पे वापस आना है, क्योंकि यहां पे है ना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये फंक्शन कर ना पानी काम यप फंक्शन पर काम कर वापस पता कि तथ फंक्शन तो यहां पे कॉल हो गई, ये तथ गई फंक्शन कॉल, लेकिन जब फंक्शन कॉल हो गई, ये डायरेक्टली यहां पे ब्रांच हो जाएगा। ये जब ये करेगा ना, ये ऐसे एग्जीक्यूट सारे लाइन फंक्शन का, पढ़ा ना है याद आपने सी में, पढ़ा पढ़ा था ना, जब फंक्शन ये फंक्शन सारी स्टेप्स ना मकलान कर पा सा वापस रिटर्न गसन कि तथ, इसके बाद वापस होता है ना रिटर्न, तो यहां पे जो फंक्शन के बाद बाकी लाइनें होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। आप बोल गए हो, कोई बात नहीं, अब ऐसे ही देखो, ये जब हम सपोज मैं कर सम फंक्शन कॉल करना तो सम फंक्शन कॉल एम पच, उसके बाद कुछ और लिखा होगा, और इंस्ट्रक्शंस लिखी होगी यहाँ पे, उसके बाद इस सम फंक्शन, ये सम फंक्शन कहीं पे लिखी होगी ना नीचे डेफिनेशन इसकी, सम फंक्शन में आपको करना है डिक्लेयर 2 नंबर्स, उनको ऐड करके रिटर्न करना है। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा सारा, ये कम सिंद खतर काम करान, यह करान कि यम सिंद खतर काम ना, इसको ये एग्जीक्यूट करके कहां पे आना है, इसके बाद सम फंक्शन के बाद कि यहां पे आना है ना, यहां पे वही चीज मैं यहां पे बोल रहा हूं। तो जब यहां पे इस 100 इस 10 पे, ये है ना 10, यहां पे ये फंक्शन कॉल हो गई यहां पे, तो ये 100 पे पहुंचेगा। क्यों, ये सम जो डेफिनेशन है ये 100 पे सपोज लिखी है ना,
तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करके लास्ट में ये 11 कहीं ना कहीं सेव रखेगा, क्योंकि इसको पता है कि मुझे इस 11 पे वापस आना है। यहाँ पे समझ आई बात? क्यों? जब ये सम फंक्शन पूरी हो जाएगी, यहाँ पे कोई भी फंक्शन ये पूरी हो जाएगी, वापस आना है ना इसको। यहाँ पे बाकी बाकी लाइन ना करनी है एग्जीक्यूट, इसको बाकी लाइनें एग्जीक्यूट करनी है ना इसके बाद। आप प्रोग्रामिंग भूल गए हो, प्रोग्रामिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। चलो अब ऐसे ही देख लो। आप देखो अब ये 11, अब यही देखो आप यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहले जब आपको इस देखो, जब मैं इस 100 एड्रेस पे जाता हूं, क्या जाता हूं ना मैं यहाँ 100th एड्रेस पे। मुझे क्या याद रखना है सबसे पहले? क्या याद रखना है मुझे? मिशना थाउन ओवर गस्न ब्रोट ये 11 याद। क्यों? 100 पे जो भी फंक्शन, वट एवर एनी फंक्शन लिखी होगी, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे वापस इस 11 पे आना है ना। सपोज आप घर में हो, आपको कहीं जाना है कोई काम करने के लिए, ठीक है? आप वो काम करने के लिए वापस अपने ही घर के एड्रेस पे आओगे ना। तुम अभी आप मार्केट में ही रहोगे, आपको अपने घर का एड्रेस पहले याद रखना है ना। यहाँ पे देखो, आप यहां से जाते हो यहाँ पे कोई काम करने के लिए, लेकिन ये काम फिनिश करके आपको वापस आना है ना इस यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है? तो ये 11 आपको कहीं ना कहीं सेव रखना है। तो कैसे रखूंगा मैं इस 11 को सेव? मैं रखूंगा इसको मेन मेमोरी में सेव, M of AR। मैं डालो आप क्या, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है? ये है ना आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे। तो प्रोग्राम काउंटर में आपको अभी 11 है ना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो आपको फंक्शन के बाद परफॉर्म करनी है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 11। तो आप उसको पहले ही मेमोरी में सेव करके रखते हो, ठीक है? मतलब आपने सिंपली आपने इस 11 को क्या किया, यहाँ पे सेव रखा। प्रोग्राम काउंटर पे था ना 11, आपने उसको मेमोरी में सेव किया। अब आपका प्रोग्राम काउंटर फ्री है। अब आप प्रोग्राम काउंटर में ये 100 डाल सकते हो, ये वाला 100, ठीक है? अब आपको प्रोग्राम काउंटर में क्या करना है? देखो, पहले आपने प्रोग्राम काउंटर में जो 11 था वो आपने सेव कर लिया। अब आपको प्रोग्राम काउंटर में ये 100 सेव करना है जहां पे आपको जाना है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर इज द स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये है ना आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब पुरानी इंस्ट्रक्शन को आपने किस में सेव रखा? मेमोरी में। मतलब 11 को आपको 11 पे वापस आना है, वो आपने याद रखा, मेमोरी में रखा आपने याद। आपको इस 11 पे वापस आना है। अब आप कहां गए? मतलब वो आपका था ना प्रोग्राम काउंटर, मतलब एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब जिस एड्रेस पे आपको जाना था अब, लेकिन वो उसको आपने मेमोरी में सेव रखा, क्योंकि अभी आपको 100 पे फिलहाल जाना है। अब आप 100 पे जाओ, ठीक है? 100 को कैसे? देखो, प्रोग्राम काउंटर में डालो अब क्या, 100। वो किस में है अभी? वो होगा एड्रेस रजिस्टर में। किस में? ये 100 है ना, ये किस में रहेगा? ये एड्रेस रजिस्टर में जाएगा ना। मतलब ये आप एड्रेस दे रहे हो ना, इनडायरेक्ट एड्रेस। ये जाएगा आपका किस में? प्रोग्राम काउंटर में। इसी के टाइम आप क्या करो, सीक्वेंस काउंटर को निल करो, क्योंकि आपका टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है? देखो, यहां पे इंक्रीमेंट हो जाएगी ना इंक्रीमेंट। जब आपका ये फंक्शन चल रहा होगा तो वहां पे भी इंस्ट्रक्शंस होगी ना कुछ। देखो, प्रोग्राम काउंटर में क्या डाला आपने? जो तो क्या ही प्रोग्राम काउंटर, यहां पे क्या आएगा? मैंने बोला ना ये 100, याद है मुझे? मैं आपको नए से दिखाऊंगा। ठीक है, अब अच्छे से देखना इसको। देखो, आप ये जो आपका प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस दी होती हो ना, आप ऐसे प्रोग्राम्स मेमोरी में यहां पे एग्जीक्यूट होते हैं। ये आपका 10th एड्रेस है ना? ये आपका 11th एड्रेस है इसके बाद, ठीक है? चलो छोड़ो इसको ऐसे ही।
ये आपका ऐसे ही रहेगा। ये यहाँ पे बहुत सारी आपके क्या होंगे, इंस्ट्रक्शंस होता है ना, एक एक लाइन एक एक इंस्ट्रक्शन होती है प्रोग्राम में, जैसे आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन होगी, सपोज 100th इंस्ट्रक्शन या कोई भी 90th इंस्ट्रक्शन, फिर 100 के बाद क्या होगा, 101 होगा ना। इसी तरह चलते जाओ यहां तक। सपोज आपकी फंक्शन जो है वो यहां तक है, ऐसे यहां से लेके यहां तक। सपोज सम फंक्शन में कुछ कोड लिखा है आपने, कुछ लाइन्स का कोड लिखा है, 3 लाइन्स का कोड लिखा है, एक लाइन इसमें स्टोर है, दूसरी लाइन इसमें स्टोर है, यानी कि दूसरी इंस्ट्रक्शन, तीसरी इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर है ना। क्यों ना तो लिखा, आप लिखते हो ना ऐसे सम फंक्शन, जब आप लिखते हो डेफिनेशन, पहले आप इंट डिक्लेयर करते हो ए और बी, सूत्र तो यथमस इसमें, ठीक है। फिर क्या करते हो आप, a इज इक्वल टू 5 कामा b इज इक्वल टू 6, सपोज ऐसे ही। फिर यहां पे लिखो c दूसरा, तो यहां पे लिखो c इज इक्वल टू a प्लस b, हो गया ना 3 इंस्ट्रक्शंस। ये लिखा होगा ना यहाँ पे। तो ये सम फंक्शन कहां से कॉल होती है, ये आप यहां पे कॉल कर रहे हो, आप यहां पे 100 एड्रेस पे जाते हो ना। लेकिन इस 100th एड्रेस पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वाला टास्क जब मैं कंप्लीट करूंगा मुझे वापस कहां आना है, कहां आना है वापस, यहां पे आना है ना, इसके बाद यहां पे, क्योंकि फंक्शन कॉल हो रही है यहां पे, आप ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो नीचे, उस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद आपको वापस आना है, इस 11 पे आना है ना। तो आपको इस 11 को सबसे पहले सेव करना है। कैसे मैं सेव करूंगा, सबसे पहले इसको आपको इसको मेमोरी में सेव करना है। ये अभी किस में सेव है, आपको याद होगा पहले लेक्चर में मैंने बोला था ना, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस वो किस में सेव रहता है, जल्दी बोलो। हाँ, प्रोग्राम काउंटर में सेव रहता है इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ये क्या ओस योस ना, ये था ना का इंस्ट्रक्शन लिखित, ये शामिल का एड्रेस ना, सो दिस विल बी होल्डेड बाय प्रोग्राम काउंटर। तो आपका प्रोग्राम काउंटर में 11 है ना अभी, आप उसको पहले मेन मेमोरी में रखोगे, एम ऑफ ए आर रखा आपने इसमें। अब हो गया क्लियर थोड़ा सा, प्रोग्राम काउंटर का जो आपका ये 11 है, इसको आपने मेमोरी में रखा। इसके बाद आपने क्या किया, देखो इसके बाद आप जाते हो कहां पे, आप प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू चेंज करते हो, क्योंकि आपको अब कौन सी इंस्ट्रक्शन पे आना है, आपको इस फंक्शन पे आना है जहां पे ये फंक्शन की बॉडी लिखी है ना, फंक्शन की बॉडी की ये सम है ना। आपको यहां इंट ए और बी, तो आपको इस 100 पे आना है ना। इस 100 पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 100 पे जाने के लिए आपको एड्रेस रजिस्टर को इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। ए आर में डालो AR +1 करनी पड़ेगी ना, एक एक करके इंक्रीमेंट है ना। जब तक ये 100 ना मिले इसको, तब तक ये इंक्रीमेंट करता जाएगा ना यहाँ पे इंक्रीमेंट, जब तक ये यहां पहुंचा यहां। इसके बाद आपकी टाइमिंग सिग्नल क्या होगी, ये जब क्या हो D5 हो ना, ये बेस T4। अब आपकी टाइमिंग सिग्नल चेंज हो जाएगी, D5 T5 के टाइम क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर जो है आपका, उसमें क्या रखना है आपको, उसमें डालते जाना है आपको AR, डालते जाना है ना, जब तक इसको 100 मिलेगा। अब इसको 100 मिला तो हम इस 100 को PC में डालते हैं, अब डालते हैं ना। देखो आप इसको इंक्रीमेंट कर रहे थे ना यहाँ पे, अब इसको 100 मिला ना, यहाँ पे था ना 100 इसको, अब इसको 100 मिला, तो प्रोग्राम काउंटर में जब 100 मिला तो यहाँ पे मिला ना 100, तो अब यही आपका एक्चुअल प्रोग्राम काउंटर, मतलब एक्चुअल एड्रेस है जहां पे आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है अपने प्रोग्राम को। मतलब प्रोग्राम काउंटर वही एड्रेस अब होल्ड करेगा जो यहाँ पे आएगा। मतलब 100 एड्रेस जो है ना, यहाँ पे इंक्रीमेंट करते करते आप 100 पे पहुंचेंगे, तो वही 100 अब किस में सेव रह गया, प्रोग्राम काउंटर में। अब यहाँ पे जब 100 सेव रह गया, तो यहाँ पे जो भी लाइन्स लिखी होंगी, मतलब 101 पे जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, 102 पे जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो लास्ट में जब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में जब ये खत्म हो जाएगा, तो इसको क्या करना है, इसको वापस जाना है, जो आपने ये, खैर वो दूसरी इंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, ये इसको वापस
मेमोरी एड्रेस में जो एड्रेस था ना 11, इस 11 पे वापस जाना है। समझ आए बात? तो यहाँ पे इसको सीक्वेंस को इसको क्लियर करना पड़ेगा साथ में। समझ आया? अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे हो रहा है m ऑफ AR। ये किस टाइम पे हो रहा है? D5 T4 पे होता है। m ऑफ AR में चला जाता है आपका क्या? m ऑफ AR में जाता है आपका प्रोग्राम काउंटर, और AR की होती है इंक्रीमेंट, एड्रेस रजिस्टर +1। ठीक है, यहां पे आपका D5 T5 के टाइम प्रोग्राम काउंटर में जाता है 100। अब 100 है ना वो, जो कि AR में होगा। उसके बाद आपको सीक्वेंस काउंटर को करना पड़ेगा 0। समझ आया? बस इतना ही है ये। इसके बाद आपको और एक था दूसरी इंस्ट्रक्शन 7th, क्या ऑपरेशन था वो? ISZ का क्या मतलब है? इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0। वो आपने पढ़ा हुआ है, इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0। वी हैव टू इंक्रीमेंट द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी एंड स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ मेमोरी वर्ड इज 0। मेमोरी हैज ओनली 2 कंट्रोल इनपुट्स। रीड, जो आपका मेमोरी है ना, अगर आप रजिस्टर में देखेंगे, अगर आप बस सिस्टम में देखेंगे, देखो यहाँ पे देखो, मेमोरी के कितने ये है कंट्रोल्स? रीड और राइट यहाँ पे। ठीक है, ये रीड, ये राइट है और ये रीड है। ठीक है, मेमोरी हैज ओनली 2 कंट्रोल इनपुट्स, राइट एंड रीड। सो वी कैन नॉट परफॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेशन। यहाँ जब आप रीड और राइट कर सकते हो, यहाँ पे आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा रजिस्टर है ये? अगर आपको डिम भी नजर आ रहा होगा, यहाँ पे है AR, है ना? है ना, यहाँ पे AR है ना, एड्रेस रजिस्टर। यहाँ पे लोड है, क्या है? LD लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? INR और CLR। INR का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट। जिस तरह यहाँ पे है इंक्रीमेंट, यहाँ पे मत है इंक्रीमेंट, यहाँ पे रीड और राइट है खाली, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट मत हो जाएगी। मेमोरी में 2 ही कंट्रोल है, रीड और राइट। सो वी कैन नॉट परफॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेशन ऑन द मेमोरी। सो हमें क्या करना है फिर? वी हैव टू ट्रांसफर द मेमोरी वर्ड टू, इसमें भी वही करना है, डेटा रजिस्टर का यूज करना है। क्या करना है? सो आपका जो मेमोरी वर्ड है, सपोज आपका मेमोरी M ऑफ AR, मेमोरी में जो भी कंटेंट है उसको किस में ट्रांसफर करना है पहले? शाबाश, DR। ये किस टाइम सिग्नल पे होगा? D6T4। D6T4 के टाइम आपको DR में डालना है मेमोरी का जो ये ना, मेमोरी में जो भी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? D6T5 नेक्स्ट टाइम सिग्नल, उस पे क्या करना है आपको? DR को इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि इसका नाम है इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0। DR में आपको डालना है DR+1। उसके बाद आपको और एक टाइम सिग्नल हो जाएगी इसमें। देखो, ये 4 थी ना, ये 5 थी, अब फिर से आ जाएगी यहाँ पे D6। ये है D6T6 आएगा अब, है ना? 4 5 6। समझ आया? उस टाइम क्या करना है आपको? अब आपको मेमोरी में डालना है फिर से क्या? मेमोरी में डालना है फिर से DR को, लेकिन साथ साथ आपको क्या करना है? आपको चेक करना है ना 0 मत हो गया, तो आपको लिखना है इफ DR इज इक्वल टू 0। अगर DR इज इक्वल टू 0 है, देन प्रोग्राम काउंटर में डालो प्रोग्राम काउंटर +1, है ना? इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0। देखो, ये समझ आया? हम इंक्रीमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका जो मेमोरी है ना, उसके 2 ही इनपुट्स है, रीड और, ये ना 2 ही कंट्रोल्स है, रीड और राइट, है ना? रीड और
राइट। खैर देखो, रीड और राइट है ना, उसमें दो ही कंट्रोल्स है, रीड और राइट। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास INR नहीं है यहाँ पे। आपके पास मत यहाँ पे INR है, आपके पास क्या है, एक तो है राइट और है रीड, ये मेन मेमोरी है। बस में भी अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर INR होता तब एक बात थी, तब हम कर सकते थे। तो इंक्रीमेंट करने के लिए हमें जो ये मेमोरी में वर्ड है इसको डालना पड़ेगा सबसे पहले DR में, डेटा रजिस्टर में। फिर डेटा रजिस्टर को हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, देखो डेटा रजिस्टर अगर आप देखोगे ना, ये है ना DR, यहाँ पे क्या है, इसको अगर आपको नजर आएगा ना, यहाँ पे INR लिखा हुआ है, क्या है ये, इंक्रीमेंट कंट्रोल है इसमें, तो इसमें हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम DR में इंक्रीमेंट करते हैं। फिर DR का जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है उसको अगेन डालते हैं किसमें, मेमोरी में। साथ साथ में हम चेक करते हैं, अगर DR 0 है देन PC प्रोग्राम काउंटर को आप क्या करोगे, इंक्रीमेंट। क्योंकि आपको अगर DR 0 है तो आपको इसी इंस्ट्रक्शन पे मत रहना है, आपको प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करना है, आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाना है। समझ आई बात। तो प्रोग्राम काउंटर आपको पता ही है, होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आना है। समझ में आया। तो हो गए 7 ऑपरेशन थे ना इसके, मुझे लगता है काफी है, ठीक है।